हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे हम आपके साथ में अकाउंटिंग के पीवाईक्यूज को कवर कर रहे हैं। ये अकाउंटिंग के पीवाईक्यूज हैं, ये आप लोगों के पास में 2022 के पीवाईक्यूज को अब हम कवर करेंगे। 2021 के ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारी इस सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कहता है? ब्रेक इवन पॉइंट इज नॉट अफेक्टेड विद चेंज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? तो हमें बहुत अच्छे से पता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर हम लोगों को ना तो कोई प्रॉफिट होता है, इतने यूनिट्स को बेचने हैं कि ना तो कोई प्रॉफिट हो और ना ही कोई लॉस हो, तो उसको क्या कहा जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना हो किसके अंदर? यूनिट्स के अंदर, कितने यूनिट्स को बेचा जाए कि ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, तो उसका क्या फॉर्मूला रहता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या रहता है? सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। और अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो अमाउंट के अंदर कि कितने अमाउंट के अंदर प्रोडक्ट को बेचा जाए, कितनी रुपीस का प्रोडक्ट बेचा जाए, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट बाय में पीवी रेशो होता है। और जो पीवी रेशो रहता है उसका फॉर्मूला रहता है वो आप लोगों के पास में क्या रहता है? कंट्रीब्यूशन बाय में सेल होता है, ठीक है, या फिर चेंज इन प्रॉफिट बाय में चेंज इन सेल होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किससे चेंज नहीं होता है? ये किससे चेंज नहीं होता है? सेल प्राइस पर यूनिट से। तो सेल प्राइस पर यूनिट होगा तो उससे ये क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन रहता है उसका फॉर्मूला ही आप लोगों के पास में क्या रहता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। टोटल फिक्स कॉस्ट भी इसके अंदर आता है, तो ये भी अफेक्टेड होगा। लेकिन जो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है इससे ब्रेक इवन पॉइंट, इसके चेंज होने से ब्रेक इवन पॉइंट अफेक्ट नहीं होता है। जितने ज्यादा यूनिट बेचते जाएंगे उतना ज्यादा क्या होता जाएगा? प्रॉफिट होता जाएगा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ता जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? इट इज द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल सेल माइनस में ब्रेक इवन की सेल। इसका जो डिफरेंस रहता है ये क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। क्लियर हो गया? तो ब्रेक इवन, अगर सेल प्राइस पर यूनिट चेंज होता है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज होती है, तो ब्रेक इवन पॉइंट अफेक्टेड होता है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग, आंसर द करेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालना है। क्या निकालना है? मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालना है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है? मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालना है। तो उसके लिए हम लोगों को अलग अलग मटेरियल वेरिएंस के अंदर क्या होता है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस आता है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस आता है, मटेरियल मिक्स्ड वेरिएंस आप लोगों के पास में आता है, तो अलग अलग होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? जो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट है 1000 यूनिट का फॉर एन आउटपुट ऑफ 4 kg ऑफ मटेरियल एट ₹2.50, तो ये आप लोगों के पास में है, ठीक है जी। When 2000 unit are produced, it is found that actual consumption was 8 to 5 kg material at a price of 2.70 पर kg। तो देखिए ये क्या बोल रहा था कि जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो कितने यूनिट के लिए सेट किया था? 1000 यूनिट के लिए क्या किया? स्टैंडर्ड को सेट किया था, ठीक है। 1000 यूनिट से कितने मटेरियल को प्रोड्यूस करना था? आउटपुट कितना निकल कर आना था? 400 kg का आउटपुट निकल कर आना था। ये क्या थी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी, ठीक है। तो इतना प्रोडक्ट निकल कर आना था। और जो स्टैंडर्ड प्राइस रखा गया था वो कितना रखा गया था? 2.50 रखा गया था। जब 2000 यूनिट को प्रोड्यूस किया, कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस किया? 2000 यूनिट को प्रोड्यूस किया, तो इसको तो ये फाउंड हुआ कि जो एक्चुअल कंजप्शन हुई है वो कितने की हुई है? 825 kg की हुई है। तो जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो कितनी है? 825 kg है। और जो एक्चुअल प्राइस है ये कितना है? 2.70 है, ठीक है। तो हमें मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालना है। तो ये तो हो गया 1000 यूनिट का स्टैंडर्ड। अब एक्चुअल आउटपुट 2000 का हुआ है, तो हम जो स्टैंडर्ड है उसको भी क्या कर देंगे? 2000 के हिसाब से सेट करेंगे। तो अगर 2000 यूनिट बनानी है तो पहले 400 का चाहिए था 1000 यूनिट को बनाने के लिए। तो 2000 यूनिट के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा? 500 kg। तो ये क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जाएगा। और जो स्टैंडर्ड प्राइस है ये तो आप लोगों को गिवन है, कितना है? 2.50 है।
तो यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या आ जाएगा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस आ जाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई क्या कर दिया जाता है, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो कितनी है, स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 800 kg है। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 825 kg है। और जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो कितना है, 2.50 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास में ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, माइनस का 25 इनटू में कितना हो जाएगा, 2.50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आप लोगों के पास में, तो ये कितना बन जाएगा 62.50, बट माइनस का तो ये क्या आ जाएगा 62.50 एडवर्स आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का क्या फॉर्मूला रहता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस। और एक और फेमस फॉर्मूला होता है वो किसका रहता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला रहता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का। तो उसमें प्राइस का वेरिएंस निकालना है, तो प्राइस के वेरिएंस के लिए क्या देखा जाता है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस को माइनस कर दिया जाता है और मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस से किया था, लेकिन प्राइस के टाइम पे एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। एक मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है, उसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट को माइनस किया जाता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है, फंड का मतलब यहाँ पे किससे होता है, बहुत अच्छे से हमको पता है, जो फंड होता है इसका मतलब किससे रहता है, नेट वर्किंग कैपिटल से होता है। नेट वर्किंग कैपिटल दैट इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड स्टेटमेंट, तो इट इज प्रिपेयर टू नो दैट, तो जो आप लोगों के पास में फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है उसके अंदर एक शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनता है और उसकी कितनी साइड्स होती हैं, 2 साइड्स होती हैं। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट की 2 साइड्स होती हैं, एक होता है सोर्सेज ऑफ फंड और एक क्या रहता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। एक क्या होता है, सोर्सेज ऑफ फंड और एक क्या रहता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। ठीक है, तो ये प्रिपेयर किया जाता है टोटल सोर्सेज से। डिविडेंड रिसीव होगा तो कैश बढ़ेगा, कैश आएगा तो वो सोर्सेज ऑफ फंड होगा, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। इसकी प्रिपरेशन करना क्या होता है, मैनेजमेंट की मर्जी होती है। ये यूजफुल होता है एक्सटर्नल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, ये वाली बात गलत है। एक्सटर्नल के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ये हेल्पफुल होते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट तो अंदर के लिए यूज होता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाना एज पर द अकाउंटिंग प्रोविजन इट इज नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है। वाइल कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाना मैंडेटरी होता है, फंड फ्लो को बनाना मैंडेटरी नहीं होता है। और फंड फ्लो कैसी अप्रोच होती है, कैश फ्लो शॉर्ट टर्म के बारे में बताता है, लेकिन फंड फ्लो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के बारे में बात करता है। ठीक है जी, याद हो जाएगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिटर्न प्लान, एक रिटर्न प्लान है कंटेनिंग द डिटेल्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर ऑडिट। ऑडिट क्या होता है, चेकिंग की जाती है जब अकाउंट्स की कि सही तरीके से बने हैं या फिर नहीं बने हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, ऑडिट कहा जाता है। तो एक रिटर्न प्लान होता है जो डिटेल बताता है कि किस तरीके से ऑडिट करनी है, तो वो रिटर्न प्लान जो होता है वो क्या कहलाता है, ऑडिट प्रोग्राम होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर कौन से शेयर होते हैं, जिनके पास में क्या होती है, 2 प्रेफरेंसेस होती हैं। एक इनके पास में क्या होता है, इनके पास में 2 राइट्स अवेलेबल होते हैं, राइट टू रिसीव द डिविडेंड बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर। एक इनके पास में अधिकार होता है कि जो इन्हें डिविडेंड है वो कब मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेगा। ठीक है, बिफोर द इक्विटी। और रीपेमेंट के टाइम पे भी जो कैपिटल होगी वो भी इनको क्या मिलेगी, पहले मिलेंगी। ठीक है, सो प्रेफरेंस शेयर होते हैं इंडिया के अंदर, उसको कितने पीरियड्स के लिए इशू किया जा सकता है, वैसे नॉर्मली 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जिनको एक टाइम पे रिडीम किया जा सकता है, एक होते हैं इरिडीमेबल, जिनको रिडम्पशन लाइफ टाइम में नहीं होती है। बट इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को इंडिया में इशू नहीं किया जा सकता है। तो कितने ईयर के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को इशू किया जा सकता है, 20 ईयर्स के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को इशू किया जा सकता है। क्लियर हो गया। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे क्या होगा, जो प्रेफरेंस शेयर का इशू है वो कितने ईयर के लिए हो सकता है, 30 ईयर के लिए भी हो सकता है। ठीक है, जो प्रेफरेंस शेयर का इशू है वो नॉर्मली आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा,
20 ईयर्स का ही होता है, ठीक है। बट कुछ कंपनी ऐसी हैं जो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर लगी हुई हैं। कौन सी कंपनी? जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर लगी हुई हैं, उनके लिए जो मैक्सिमम पीरियड है वो कितना हो सकता है, 30 ईयर हो सकता है, ठीक है। बट जो मैक्सिमम टाइम पीरियड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 ईयर हो जाएगा। बट विद द कंडीशन कि उनको क्या करना होगा, मिनिमम 10%, मतलब कि हर साल क्या करना होगा, मिनिमम 10% क्या करना होगा, रिडम्पशन करना होगा फ्रॉम द 21st ईयर, ठीक है। मतलब कि 21वें साल से हर साल 10% देना होगा, ठीक है। तो नॉर्मली कितने ईयर के लिए इशू किए जा सकते हैं, 20 ईयर के लिए, बट 30 ईयर हो सकता है इस केस के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर, बट विद द कंडीशन कि उनको रिडम्पशन करना है, ठीक है, 21वें साल से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द करंट मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ न्यू वेज लिमिटेड। तो जो करंट मार्केट प्राइस है उसको हम लोग P0 से डोनेट करेंगे, दैट इज कितना है, 80 है। द डिविडेंड एक्सपेक्टेड ए ईयर फ्रॉम ए नाउ इज ₹4। तो जो डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में, तो फ्यूचर में करे तो ये क्या हो जाएगा, D1, ये कितना है, 4 है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 10%। इसको कितना एक्सपेक्ट किया गया है कि ये 10% से क्या होगा, ग्रो होगा। 10% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग 10% को 001 भी लिख सकते हैं, सॉरी 0.1 लिख सकते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं जी को। द फ्लोटेशन कॉस्ट, जब शेयर को इशू किया जाता है तो उस समय पे उसकी कुछ कॉस्ट आती है, अंडरराइटर को अपॉइंट किया जाता है, MOA AOA बनाए जाते हैं, तो फ्लोटेशन कॉस्ट आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लोटेशन कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 8% आ रही है। अब 8% को कैसे लिखा जाएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा 0.08, ठीक है। ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी। तो जो कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी रहेगी उसका जो फॉर्मूला आप लोगों के पास में रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए। तो हम लोगों को कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला जो रहता है वो क्या रहता है, D1, डिविडेंड D1 कितना है, ठीक है, डिवाइड बाय प्राइस 0। नॉर्मली प्राइस 0 से होता है, बट जहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट है तो उसको भी माइनस कर दिया जाता है, और प्लस में क्या कर दिया जाता है, ग्रोथ को प्लस कर दिया जाता है, सिंपल, ठीक है। तो डिविडेंड जो दिया जा रहा है वो कितना है, 4 है। प्राइस कितना है, 80 है। 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है, 0.08 है, 0.08 है। प्लस में ग्रोथ कितना है, 10% है, उसको चाहे परसेंटेज में लिख दो चाहे 0.1 लिख दो। तो जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय 80 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जब क्या किया जाता है, 1 में से किसको माइनस कर दिया जाएगा, 1 में से जब किसको माइनस कर दिया जाता है, 0.08 को माइनस कर दिया जाएगा। तो 1 में से जब क्या किया जाता है, 0.08 को माइनस किया जाता है, तो क्या आता है हम लोगों के पास में, 0.92 आता है। प्लस में ये कितना चल रहा है, 10% ही चल रहा है। सो 4 को किससे डिवाइड कर दिया जाएगा, सो 0.92 आप लोगों के पास में है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 80 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 73.6 आ जाएगा, ठीक है। फिर जब 4 को डिवाइड कर दिया जाएगा किससे, 73.6 से, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, पॉइंट्स के अंदर आएगा, और प्लस में 10%, तो पॉइंट को हम लोग 10% को हम लोग 0.1 लिख देंगे। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में, 4 को जब इससे डिवाइड किया जाता है तो ये कितना बन जाएगा, 0.054, प्लस में कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में, 0.0154, मतलब कि अप्रोक्सीमेट ये कितना बन जाएगा, 15.4% आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो कितना आ जाएगा, 15.43% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो जो करंट मार्केट प्राइस पर शेयर है, तो ये बहुत ईजी है। नॉर्मली क्या फॉर्मूला रहता है, D1 डिवाइड बाय P0, प्लस में ग्रोथ रहता है, बट यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट भी है तो उसको यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा। एक आप लोगों के पास में सबसे फेमस मेथड होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकालने का, वो कौन से वाला होता है, CAPM मेथड होता है। जो CAPM मेथड रहता है वो क्या होता है,
उसमें इक्विटी की वैल्यू को निकालने का क्या फॉर्मूला रहता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस में बीटा मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सभी को। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द राइट ऑप्शन विद रेफरेंस टू वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है जहां पे इन्वेस्ट करना होता है शॉर्ट टर्म एसेट में या लॉन्ग टर्म एसेट में। तो जब क्या किया जाता है, शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है तो ये क्या कहलाता है, आप लोगों के पास में वर्किंग कैपिटल होता है। डेली के लिए जो फंड रिक्वायर्ड होता है वो कहाँ पे आता है, वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है। तो जो वर्किंग कैपिटल होता है तो इसके लिए क्या ऑप्शंस है, तो पहला क्या लिखा हुआ है, हायर नेट वर्किंग कैपिटल लीड टू हायर लिक्विडिटी एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये याद रखिएगा, अगर वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ज्यादा होती है, अगर वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ज्यादा होती है, तो यहाँ पे आप लोग वर्किंग कैपिटल जो होती है वो दो फैक्टर के ऊपर फोकस करती है। एक फोकस करती है किसके ऊपर, लिक्विडिटी के ऊपर, और एक फोकस करती है किसके ऊपर, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। अगर वर्किंग कैपिटल हाई है तो इसका मतलब जो लिक्विडिटी है ये भी क्या होती है, हाई होती है। बट प्रॉफिट जो होगा वो अननेसेसरी पड़ा रहेगा, तो जो प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। लेकिन अगर वर्किंग कैपिटल जो रहती है वो क्या होती है, कम होती है, तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अगर हाई वर्किंग कैपिटल है तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, लो होती है। अकॉर्डिंग टू हेजिंग अप्रोच, हेजिंग अप्रोच क्या होती है, बैलेंसिंग अप्रोच होती है। तो वहां पे क्या किया जाता है, बैलेंसिंग अप्रोच में क्या किया जाता है, शॉर्ट टर्म नीड को, जो फंड की शॉर्ट टर्म नीड है उसको किससे पूरा किया जाता है, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से। लॉन्ग टर्म की नीड को किससे पूरा किया जाता है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पूरा किया जाता है। तो हेजिंग अप्रोच, करंट एसेट शुड बी फाइनेंस। तो करंट एसेट है, रेगुलर एसेट्स हैं तो उनको लॉन्ग टर्म से नहीं, करंट एसेट्स हैं तो उनको शॉर्ट टर्म सोर्सेज से लेना है, नॉन करंट एसेट को लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लेना है। देयर इज एन, तो ये भी गलत, ये भी गलत। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ ऑफ एन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ ए फर्म एंड इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होता, डायरेक्ट होगा। अगर लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा है तो फर्म में वर्किंग कैपिटल भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। अगर फटाफट काम हो रहा है, ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ कम है तो वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए। तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो फोर्थ ही आपके पास में करेक्ट बचा, ट्रेड ऑफ प्लान इन जनरल एक अप्रोप्रिएट फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी होती है वर्किंग कैपिटल की, जहां पे मिक्सचर होता है ट्रेड ऑफ प्लान में। ठीक है, शॉर्ट टर्म की नीड को शॉर्ट टर्म से, लॉन्ग टर्म की नीड को लॉन्ग टर्म से। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग अप्रोच हो गई, हेजिंग अप्रोच। और जहां पे वर्किंग कैपिटल की सारी नीड को किससे पूरा करना है, सारी की सारी नीड को अगर शॉर्ट टर्म सोर्सेज से पूरा किया जाता है तो वो अप्रोच क्या कहलाती है, अग्रेसिव अप्रोच कहलाती है। और अगर सारी की सारी नीड, जितनी भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, अगर सारी की सारी नीड को किससे पूरा किया जाता है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, तो ये जो अप्रोच होती है ये क्या कहलाती है, कंजर्वेटिज्म अप्रोच होती है। ठीक है, तो ये था अभी का हम लोगों का सेशन। थैंक यू टू एवरी